हाय। तो क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे कौन सा टॉपिक है। क्या आप ये फर्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे? इसमें हमें कोफिशिएंट निकालना है एक्स की पावर 5 का। देख रहे हो, तीन टर्म्स है इसके एक्सपेंशन में। और वैसे ही ए क्यूब, बी की पावर 4 और सी की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है इसके एक्सपेंशन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको? मल्टीनोमियल थ्योरम से। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। तो ये चार क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा, बाकी के ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। आपको ये होमवर्क में दो क्वेश्चन मिला है, इसके आंसर को कमेंट करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है? जैसे बायनोमियल में क्या था कि x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन देखते थे, तो वो क्या होता था? सिग्मा आर आर इक्वल्स टू जीरो से लेके n तक एन सी आर, और x की पावर n माइनस आर और y की पावर r। इसका और इसका एडिशन कितना होता था? n होता था। जोड़ के देख लो। ठीक है, तो उसी तरह से मल्टीनोमियल में क्या होगा? बहुत सारे टर्म्स होंगे, मतलब मान लिया इसमें m टर्म्स हैं। अच्छा, इसमें बताना हो टोटल कितने टर्म्स होंगे, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। कैसे कैसे करोगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो पहले एक कम किया, यहाँ पे टोटल m टर्म्स है ना, तो एक कम किया यानी कि m माइनस वन सी m माइनस वन, और फिर यहाँ पे n जोड़ दिया जो भी पावर है। तो टोटल इतने टर्म्स होंगे। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। और इसका एक्सपेंशन मैंने कैसे लिख दिया? सिग्मा, जैसे इसका भी यहाँ सिग्मा लिखा है ना, सिग्मा n फैक्टोरियल, क्योंकि एनसीआर को भी क्या लिख सकते हो? n फैक्टोरियल। और यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, मतलब इसका और इसका एडिशन कितना होता है? मतलब n माइनस आर और प्लस r के एडिशन कितना होता है? n के। तो ऐसे भी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? n फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, सो ऑन nm फैक्टोरियल। और सच दैट n1 प्लस n2 प्लस n3 कहाँ तक? m तक। ये क्या होना चाहिए? n के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। और हाँ, n1 क्या क्या हो सकता है? n1 हो सकता है तुम्हारा 0 1 2 अप टू कहाँ तक? n तक। उसी तरह से n2 भी क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है 0 1 2 कहाँ तक? n तक। मतलब ni क्या हो सकता है? 0 1 2 कहाँ तक? n तक हो सकता है। ठीक है, i इसलिए लिख दिया। i क्या है? i है तुम्हारा 1 से लेके n तक, मतलब i तुम्हारा क्या है? 1 से लेके m तक। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है? मल्टीनोमियल थ्योरम हो गया। ठीक है ना। जैसे एक छोटे पैरामीटर में समझा दूं, जैसे मान लीजिए मैं अगर पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर अल्फा, वाई रेस्ट टू द पावर बीटा एंड जेड रेस्ट टू द पावर गामा इन, मान लिया कुछ ऐसा है, k1x प्लस k2y प्लस k3 जेड की पावर n, इसमें पूछ लिया, तो वो क्या होगा? तो वो होगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, और फिर k1 की पावर अल्फा, क्योंकि मैं k1x की पावर अल्फा चाहिए, और k2 की पावर बीटा, और k3 की पावर गामा। ठीक है, ये होगा कोफिशिएंट। और जहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू n होगा, तो ये कोफिशिएंट होगा। मान लिया अगर आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके देख रहे हैं और वो n के इक्वल ना आए, तो फिर वो कोफिशिएंट जीरो आ जाएगा। ठीक है, वो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? जीरो। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, y की पावर 7 एंड z की पावर 9 इन इन एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस वाई प्लस जेड की पावर कितना? मान लिया 25। तो कितना आएगा? अच्छा, इसका जब जनरल टर्म लिखोगे आप, तो वो क्या होगा? जनरल टर्म लिखना चाहोगे तो होगा 25 फैक्टोरियल अपॉन, मतलब इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो वो कितना आएगा? 25 फैक्टोरियल अपॉन कितना? n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, और 3x की पावर n1, और माइनस वाई की पावर n2, और z की पावर n3, वेयर n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना होना चाहिए? 25। अब आपसे इसका कोफिशिएंट पूछा गया है, तो क्या इसका कोफिशिएंट ये वाला टर्म मिल पाएगा कहीं? मतलब इसके एक्सपेंशन में ये वाला टर्म मिल पाएगा?
तो जोड़ के देख लो ना इसका कोफिशिएंट। तो मैं अगर निकालना चाहूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू द पावर 5 और y की पावर 7 और z की पावर 9, तो वो कितना आएगा? तो n1 कितना होना चाहिए? 5, n2 कितना होना चाहिए? 7 और n3 कितना होना चाहिए? 9। और साथ ही में इन तीनों का जो एडिशन है, मतलब कि 9 प्लस 7 प्लस 5, ये कितना हो रहा है? 16 और 5 21 हो रहा है। तो क्या ये 21 इक्वल है 25 के? तो इक्वल नहीं है 25 के, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आएगा। ये वाला टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसके एक्सपेंशन में ये वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट 0 आ गया। ठीक है। और जैसे सेम क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूँ, सेम क्वेश्चन में मैं पूछूं अगर, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू द पावर, मान लिया 7, y की पावर 9 और z की पावर 10, मान लिया 6। ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो वो देखते हैं कितना आएगा। तो पहले तीनों को जोड़ के देख लेते हैं। तो 6 प्लस 9 प्लस 10 कितना हो रहा है? 9 6 15 10 25, ये तो हो रहा है। तो वो क्या आ जाएगा आंसर? सिंपल, 25 फैक्टोरियल अपॉन n1 कितना होना चाहिए इस बार, मतलब x की पावर 6 होना चाहिए ना, तो n1 को 6 होना चाहिए, तो 6 फैक्टोरियल। n2 को कितना होना चाहिए? तो n2 को 9 होना चाहिए, यानी कि 9 फैक्टोरियल। और n3 यानी कि z को कितना होना चाहिए? तो z को 10 होना चाहिए, 10 फैक्टोरियल। अब मेरे को कोफिशिएंट पूछा है ना, तो एक्स वाई जेड में बताऊंगा ही नहीं, मैं तो सीधे क्या लिखूंगा? 3 की पावर कितना? 3 की पावर n1 यानी कि 6, और -1, यहाँ से देखो माइनस वाई की पावर है ना n2, तो y की पावर n2 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? -1, -1 की पावर n2। तो -1 की पावर n2 करोगे, यानी कि -1 की पावर 9 करूंगा, तो एक नेगेटिव आ जाएगा, मतलब -1 की पावर 9। और फिर यहाँ पे z3, तो z3 तो 1 है, तो 1 की पावर आप 10 कर देना, तो देख सकते हो नेगेटिव आएगा आंसर इसका, मतलब ये आ गया आंसर। -25 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 6, यही आंसर है। ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो ऐसे कर सकते हो क्वेश्चंस को, बस इसका जनरल टर्म याद रखना। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन मल्टीनोमियल से ही होते हैं। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन देखो, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट बताना है एक्स रेज टू द पावर 5 का, तो कैसे बताओगे? तो कोई नहीं, इसका जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म क्या होगा इसका? फिर कोफिशिएंट वगैरह देख लेंगे। तो इसका जनरल टर्म होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल, और x की पावर 2 की पावर कितनी होगी? n1। और उसी तरह से माइनस x की पावर कितनी होगी? n2। और -2 की पावर कितनी होगी? n3। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, मतलब x वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो 5 फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। ठीक है। और यहाँ पे देखो x की ओवरऑल पावर कितनी है, तो 2n1, और यहाँ से भी x की पावर कितनी आ जाएगी? प्लस में n2। अच्छा, यहाँ पे -1 की पावर क्या लिखोगे? n2, और यहाँ पे भी -1 की पावर n3, तो क्यों ना n2 प्लस n3 को एक साथ ही लिख लिया। ठीक है, मतलब यहाँ से -1 की पावर n2 निकलेगा, इस चीज को ऐसा लिख सकते हो ना, ये तो पता होना चाहिए ना, बच्चों वाला चीज है। इसको क्या लिख सकते हो? -1 की पावर n2 इंटू एक्स की पावर n2, ऐसा लिख सकते हो ना। तो वही किया है यहाँ पे। अब हाँ, कंडीशन क्या है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना होना चाहिए? ये तो 5 होना चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 5, मतलब ये भी कितना होना चाहिए? ये भी 5 होना चाहिए, मतलब 2n1 प्लस n2 कितना होना चाहिए? 5। जैसे मेरे से यहाँ से पूछ लिया होता कोफिशिएंट x की पावर 7 का बताओ, तो इसका एडिशन क्या होना चाहिए था? 7। समझ में आ रहा है ना? 4 का पूछा था, तो ये 2n1 प्लस n2 कितना होना चाहिए था? 4। अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ से n2 की वैल्यू क्या होगी? 5 माइनस 2n1, इसको इसमें रख लेते हैं। तो n1 प्लस n2 की वैल्यू 5 माइनस 2n1 प्लस n3 कितना है? 5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो ऐसे n1 माइनस 2n1 कितना आ गया? -n1 प्लस n3 0, यानी कि यहाँ से आ गया n1 और n3 बराबर होने चाहिए। ठीक है, n1 n3 बराबर। तो जरा मैं केसेस बना लेता हूँ, n1 n2
N3, इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 5, मतलब तीनों को जोड़ूंगा तो 5 आना चाहिए और N1 N3 बराबर होने चाहिए। तब केसेस बना लो, यहाँ से देखो, यहाँ से निकालते हैं इससे, इस वाले से। तो N2 को मैं 1 लेके देखता हूँ, देखते हैं काम बनता है कि नहीं। तो N2 को 1 लिया तो यहाँ से N1 कितना आ जाएगा, 5 - 1 4, तो N1 कितना आ गया 2, तो ये भी 2 आ जाएगा क्योंकि N1 N3 बराबर है ना, ये बोला है ना कि N1 N3 सेम होने चाहिए। अब देखो दोनों को, तीनों को जोड़ के 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक केस तो ये हो गया। मतलब यहाँ से मुझे, मतलब अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा, ये कितना था, ये N3 था। दूसरा, अब N2 को मैं 2 लेके देखता हूँ तो 5 में से 2 गया 3, तो N1 3/2 इंटीजर्स होनी है, मैंने बताया था N1 N2 N3 पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या करें फिर, तो N2 को अब 3 लेके देखते हैं, ठीक है। तो 5 - 3 कितना होता है 2, 3 लेके देख लिया तो N1 कितना आ गया यहाँ से 1, और ये भी 1 हो जाएगा, दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद N2 को मैं 5 ही लेके देख लेता हूँ, इसको 5, तो ये कितना आ जाएगा 0, और ये भी 0। तो ये N1 N2 N3 की वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो अब कोफिशिएंट निकाल लेते हैं यहाँ से, कोफिशिएंट इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। x को छोड़ देना, कोफिशिएंट चाहिए ना हमको, तो कोफिशिएंट पूछा गया है। तो कोफिशिएंट जो होंगे हमारे, वो होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन N1 N2 N3, यानी कि 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर क्या है, -1 की पावर कितना N2 + N3, क्योंकि ये तो x की पावर 5 तो आएगा ही आएगा, हमें x से मतलब ही नहीं, हमें तो कोफिशिएंट बताना है। तो इसीलिए -1 की पावर N2 N3 करो, तो N2 + N3 करेंगे तो 2 और 1 3 आ रहा है, यानी -1 की पावर 3, जो कि ऑड होता है। चलो लिख लिया लो, फिर प्लस, अब केस 2, केसेस का एडिशन होता है ना, ये केस 1 का आंसर है, केस 2 का आंसर, केस 3 का आंसर, ठीक है। तो अब N1 को कितना लिखते हैं हम, मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल फिर 1 फैक्टोरियल, फिर -1 की पावर कितना, -1 की पावर कितना, यहाँ यहाँ मैंने 5 फैक्टोरियल लिख दिया, -1 की पावर कितना N2 + N3, यानी कि इन दोनों का एडिशन कर दो 4। फिर इसके बाद 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और -1 की पावर क्या N2 + N3, यानी कि 5। तो इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करोगे क्या, या मैं सॉल्व करूँ। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 × 4 × 3 × 2, अपॉन नीचे कितना है 4, और विद नेगेटिव साइन आएगा ये, प्लस यहाँ पर 5 × 4 × अच्छा 3 फैक्टोरियल लिखूंगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 4 ही रहने देते हैं, और -1 की पावर 4 वो तो इवन हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना है प्लस, ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, -1 की पावर 5, यानी कि ये ऑड है, तो यहाँ पे -1, तो कितना आ गया, 4 से 4 कैंसिल, 5 3 15, 15 2 30, तो -30, प्लस 5 × 4 कितना 20, -1, तो 20 - 31, कर देना इसको सॉल्व, कितना आ गया, तो ये आ जाएगा -11। कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पे हम एक चीज लिखना भूल गए थे, 2 की पावर N3 लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो 2 की पावर N3 लिखना होगा, तो सभी में 2 की पावर N3 आएगा, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर N3 कितना है 2, ठीक है, एक ही आएगा। यहाँ पर इस वाले टर्म में 2 की पावर कितना N3, तो N3 कितना है 1, और इस वाले टर्म में 2 की पावर N3 यानी कि 0, यानी कि 1, ठीक है। तो थोड़ा सा आंसर में बदलाव आएगा, इसकी जो -30 है इसकी किससे मल्टीप्लाई होगी, ये -30 आया था ना, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी किससे 4 से, और 20 की जो मल्टीप्लाई होगी इसकी किससे होगी 20 की 2 से, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 120, और ये कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना 2, 40 -1, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -81, ये आंसर आ जाएगा -81। तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, इसको देख लेना। आपको क्या देखना है कि N1
ये जो लास्ट में 2 n 3 है ना, मतलब आपने -1 की पावर n2 n3 तो लिख दिया, 2 की पावर n3 ये भूल गए थे, तो इसको भी लिखना साथ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में देखना है। तो इसका पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं। इसका जनरल टर्म क्या होगा? 6 फैक्टोरियल, पहले जनरल टर्म लिखोगे हमेशा, जनरल टर्म 6 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल। फिर bc की पावर कितना? n1। और ca की पावर कितना? n2। और ab की पावर कितना? n3। और हाँ, यहाँ ये लिखोगे कि n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना होना चाहिए? 6। एक तो ये टर्म, एक तो ये करेगा सेटिस्फाई। अच्छा, इसको एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं, इसका मतलब जो एक्सपेंशन है उसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो कैसे अच्छे से लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। a की पावर क्या होगी ओवरऑल? तो a यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि n2 प्लस n3, n2 प्लस n3। अब b की पावर लिख लो, तो इनटू में b की क्या पावर होगी? तो b कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ है b और क्या है, यानी कि n1 प्लस n3, तो n1 प्लस n3। उसी तरह से c की पावर क्या लिखोगे आप? c की पावर, तो जो c की पावर है वो है n1 प्लस n2, तो n1 प्लस n2 ये c की पावर है। ठीक है, तो हाँ, तो मेरे को क्या चाहिए? किसका कोफिशिएंट चाहिए? ए क्यूब प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 5, यानी कि ए n2 प्लस n3 कितना होना चाहिए? यहाँ से देखो, n2 प्लस n3, n2 प्लस n3 कितना होना चाहिए? तो n2 प्लस n3 3 होना चाहिए। और यहाँ से देखो, n1 प्लस n3 कितना होना चाहिए? तो n1 प्लस n3 कितना होना चाहिए? तो यहाँ से देखो, b की पावर है ना, तो वो तो 4 होना चाहिए। उसी तरह से n1 प्लस n2, तो n1 प्लस n2 कितना होना चाहिए? वो तो c की पावर है, तो 5 होना चाहिए। तो देखो ये सेटिस्फाई भी करेगा। आप इन तीनों को जोड़ के देखो, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2n1 प्लस n2 प्लस n3। इधर भी जोड़ो तो कितना आ रहा है? 5 4 9 3 12, तो आ रहा है ना n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना? 6। तो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये वाला टर्म मिल जाएगा आपको। अब n1 n2 n3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसी इक्वेशन से आ जाएगा। जैसे इसमें से तुम n2 n3 घटा दो, n2 n3 घटा दो, तो n1 कितना आएगा? तो 6 माइनस 3, घटा दिया, 3 आ जाएगा n1। ठीक है, अब n2 भी निकाल सकते हो। कैसे? इस वाले इक्वेशन में से आप n1 n3 घटा दो, n1 n3, तो n2 आ जाएगा। n2 कितना आएगा? 6 में से 4 गया 2। उसी तरह से इसमें n1 और n2 घटा दिया, तो n3 कितना आ जाएगा? 1। तो n1 n2 n3 आ जाएगा। तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब b की पावर 4 और c की पावर 5 कितना आ जाएगा? तो रख दिया n1 n2 n3 की वैल्यू, तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। कोफिशिएंट से मतलब है, तो यहाँ तो रखेंगे नहीं कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो पहले इसका जनरल टर्म लिखो। इसका जो जनरल टर्म होगा, जनरल टर्म, वो क्या होगा? मतलब मेरे को फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स, इसके इसके एक्सपेंशन में एक टर्म ऐसा आएगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, वो बताना है। तो वही पहले इसका जनरल टर्म लिखो। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल, और 1 की पावर कितना? n1। और x की पावर कितना? n2। और 7 बाई x की पावर कितना? n3। इसको अच्छे से लिखो, मतलब x वाले टर्म एक तरफ, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल। और 1 की पावर n1 करोगे तो वो तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे x की पावर देखो क्या होगा, तो x की पावर होगा n2 माइनस n3, और बच क्या गया? 7। तो 7 की पावर कितनी होगी? n3। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? जनरल टर्म। अच्छा, अब n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना होना चाहिए? तो 11 होना चाहिए, तीनों का एडिशन। और साथ में
N2 माइनस N3 कितना होना चाहिए, ये वाला क्या होना चाहिए, तो ये 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा, जब N2 और N3 इक्वल होगा। ये इक्वल आएगा तभी तो x की पावर 0 बनेगी, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि N2 इक्वल होना चाहिए N3 के। अब केसेस बना लो, N1 N2 N3 ऐसे केसेस बना रहे थे ना, तो N N2 और N3 इक्वल होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अब सब यहाँ से निकालोगे, ठीक है, इसकी हेल्प से निकालोगे, और तीनों का एडिशन भी इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले बड़े से स्टार्ट करें छोटे से, तो N1 से ही स्टार्ट करते हैं। मान लिया N1 तुम्हारा कितना हो जाए, 11, ये 11 हो जाए, तो इसको 0 होना चाहिए, इसको 0 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से मान लिया N2 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये N1 कितना होगा, तो ये मिलके तो 1 + 1 2 हो गया, तो N1 को 9 होना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर इसको 2 और इसको 2 ले लिया, तो 2 और 2 4, तो इसको कितना होना चाहिए, 7। उसी तरह से इसको 3 लिया, इसको 3 लिया, तो ये कितना होगा, 3 और 3 6 और 5। उसी तरह से 4 और 4, तो 4 और 4 8 और ये 3। उसी तरह से इसको 5 और इसको 5, तो इसको 1। और ये 6 और 6 नहीं ले सकते क्योंकि 12 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये केसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस बनेंगे। तो अब 6 केसेस बनेंगे तो आंसर निकाल दो, क्या होगा, पहला होगा 11 फैक्टोरियल अपॉन ये 11 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और साथ में इसको तो नहीं लिखेंगे, 7 की पावर n3 मत बोलना, तो 7 की पावर n3 यहाँ तो 0 है, तो 7 की पावर 0 प्लस, फिर क्या है 11 फैक्टोरियल अपॉन कितना, 9 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल और इंटू में 1 फैक्टोरियल, और 7 की पावर यहाँ क्या लिखते जाएंगे हम, n3 देख सकते हो ना, n3, तो 7 की पावर 1, फिर प्लस, फिर क्या है 11 फैक्टोरियल अपॉन ये वाला 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 7 की पावर n3, तो n3 कितना होगा इस बार, 0 हो गया, 1 हो गया, इस बार 2 हो जाएगा। उसी तरह से 11 फैक्टोरियल अपॉन में फिर कितना 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 7 की पावर कितना 3, फिर 11 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और 7 की पावर 4, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 7 की पावर 5। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। हम्म, तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूब प्लस बी की पावर 4 प्लस सी, इसके एक्सपेंशन में। तो देख लेते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूब, तो देख लेते हैं एक बार। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, जनरल टर्म होगा इसका, जनरल टर्म, और 1 की पावर कितना, अच्छा n3 फैक्टोरियल और n4 फैक्टोरियल भी आएगा, तो 1 की पावर कितना n1, ए की पावर कितना n2, और बी की पावर कितना n3, और सी की पावर कितना n4। ठीक है, और यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 कितना होना चाहिए, इन सब का जो एडिशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, और n2 की वैल्यू तो आ गई 3, और n2 की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, और n3 की जो वैल्यू होगी, मतलब b की पावर क्या होना चाहिए 4, और
n4 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1, देख रहे हो ना, n2 की वैल्यू 3, n3 की वैल्यू 4 और n4 की वैल्यू 1। तो यहाँ से अब n1 की वैल्यू निकाल लो, n1 n1 कितना होना चाहिए, तो 4 3 7 और एक 8, तो ये 1 होना चाहिए क्योंकि इन सभी का एडिशन कितना होना चाहिए 9, तो 4 3 7 एक 8 और एक 9, तो ये होना चाहिए। तो बस रख दिया फॉर्मूले में, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल, और मतलब n1 n2 n3 और फिर 1 फैक्टोरियल। 1 की पावर कितना करोगे n1, तो वो तो 1 ही आएगा, a की पावर n2, तो a क्यूब आ जाएगा, यहाँ से b क्यूब आ जाएगा और c क्यूब आ जाएगा, पर हमें तो कोफिशिएंट बताना है, तो यही आंसर है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।